नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज नॉट अ न्यू थिंग, ये एक नॉर्मल सी बात है ना। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ कि अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करूं, अगर मुझे दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना है तो क्या मैं वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में ऐड कर सकता हूं? नो। फोर्स को एक्सेलरेशन में ऐड कर सकता हूं? नो। तो मैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सेपरेट नहीं कर सकता, है ना। ये बात क्लियर है ना। तो दैट मींस अगर आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना है तो उनका जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, और यूनिट्स के साथ साथ बिहेवियर भी सेम होना चाहिए। अब आपको वैसे बिहेवियर का क्या मतलब है, इसको आप ऐसे समझो जैसे टॉर्क है, इसकी भी यूनिट जो है वो जूल्स होती है। जो ऐसा यूनिट है टॉर्क की, टॉर्क अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसके ऐसे यूनिट क्या होती है? जूल्स होती है। और जो वर्क डन निकालते हो उसकी भी ऐसा यूनिट जूल्स होती है। फिर आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हो या फिर एनर्जी निकालते हो, उसकी भी ऐसा यूनिट जूल्स होती है। ठीक है, तो क्या ये सारी चीजें सेम है? नो, है ना। तो अगर मुझे इनको ऐड करना है तो क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनका जो बिहेवियर है वो सेम नहीं है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है ना। तो अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो वो फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, है ना। सेम होनी चाहिए मतलब बिहेवियर सेम होना चाहिए और दूसरी बात उनकी यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि अगर हम y is equals to a plus b minus c, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, so in that case dimensional formula of a should be equal to dimensional formula of b should be equal to dimensional formula of c and should be equal to dimensional formula of y। इन चारों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दो वेलोसिटीज को ऐड करोगे, तो आंसर भी क्या आएगा? वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर आप ये फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, तो आंसर भी क्या आएगा? वही फिजिकल क्वांटिटी है। ये बात समझ आ रही है? दो फोर्स को ऐड करूंगा तो आंसर एक फोर्स ही आएगा, दो एक्सेलरेशन को ऐड करूंगा तो आंसर एक्सेलरेशन ही आएगा, है ना। दो वेलोसिटीज को ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर वेलोसिटी ही आएगा, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो हम लिख देते हैं, एनी two physical quantities added or subtracted should have same dimensional formula and resultant of addition or subtraction should also have same dimensional formula। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके डायमेंशनल सिंबल्स पुट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। नोट डाउन करिए। तो ये जो इक्वेशन है इसमें s = u + ½ इसमें तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला बदल निकालोगे और देखोगे कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हो, यानी कि आप इन सब के डायमेंशन फॉर्मूला चेक कर रहे हो और उनके सब के आपके मान लो डायमेंशन फॉर्मूला आ गए, इसका L आ गया, इसका भी L आ गया, इसका भी L आ गया, तो ऐसा नहीं करना कि इसको ऐड कर देना और अगर मान लो माइनस है तो फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, ऐसा नहीं करना।
क्यों? क्योंकि हमने जो एल लिखा है ये डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, इसको आप ऐसे लिखोगे बेसिकली। इस सिचुएशन में कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, B, C. Here, y is displacement. A, B, C का डायमेंशन हमने निकालना है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अभी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी y का डायमेंशन फॉर्मूला इस at स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, bt क्यूब के बराबर भी होना चाहिए और ct 4 के बराबर भी होना चाहिए। तो y का डायमेंशन फॉर्मूला at स्क्वायर के बराबर, तो a का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, y का डायमेंशन फॉर्मूला है l और ये हो जाएगा t स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा lt माइनस। सिमिलरली y का डायमेंशन फॉर्मूला b t क्यूब के बराबर, which gives b is equals to l upon t cube, हो जाएगा l t पावर माइनस 3, है ना। ऐसे b का भी ऐसे c का भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग एक काम करो, नेक्स्ट जो 30 है ना एनसीईआरटी में, वो डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट एनसीईआरटी में है ना। वो अपेंडिक्स कौन सा था? A9 हाँ है। कोई चेयर थोड़ा ऐसे करके इकट्ठे होकर बैठो। पहले मीटर 30 तक लिखा था आपने, बस 30 तक, तो अब 31 से लेकर 60 तक करो। हाँ मतलब डिराइव करने हैं, समझ गए ना, जैसे पहले किए थे सब। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम किस तरीके सॉल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला अल्फा के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये जो E है एक्सपोनेंशियल टर्म, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। तो E का डायमेंशन फॉर्मूला क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सपोनेंशियल का नहीं होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला अल्फा के बराबर और बीटा टी का डायमेंशन फॉर्मूला x के बराबर। तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml² t - 2, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी का पता है, और x जो वो डिस्टेंस है l, l और ये बीटा। Next topic is application of dimensional analysis. तो हमने अभी जो डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा उसको यूज करके हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस जो है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, check dimensional correctness of equation। सेकंड होता है to derive relation of a physical quantity dependent on others।
dependent on other physical quantities. और थर्ड है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो ये तीन एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डायमेंशनल करेक्टनेस वाला जो एप्लीकेशन है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट की बात होगी, इसमें हमने अभी एक इक्वेशन लिखी थी s = u + half t स्क्वायर। उसमें हमने देखा था कि वो डायमेंशनली करेक्ट है ना, उसके तीनों टर्म जो का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा था। सिमिलरली जो इक्वेशन v² = u² + 2as है, ठीक है, इसका आप मुझे चेक करके दिखाओगे, ट्राई करें जरा, डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करिए। फिर b = u + at, इसका आप करोगे। फिर थर्ड f = ma, fourth h = 2t cos theta by rho r. Rho is density, r is radius, g is acceleration, t is surface tension. Surface tension is force upon length. F is equals to 6 pi eta RV. R is radius, V is velocity, F is force. This is coefficient of viscosity. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप देख सकते हो, जो अपेंडिक्स है वो टेबल है ना, उसमें से आप देख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। बाकी सब का डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हो या फिर आपको पता है, ठीक है। चलिए पांचों का चेक करते हैं। Okay, any question which is dimensionally correct may or may not be physically correct, may or may not be physically correct, or practically may or may not be correct. Explain why. ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लिख लो, बता देता हूं मैं। In any given equation, if it is practically correct, then it should be dimensionally correct. It should be dimensionally correct. But if we change value of constants, in equations or formulas, then these equations or formulas may not be correct practically. But dimensionally they are still correct. तो हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो ये सारी इक्वेशंस हमने चेक कर लिए, डायमेंशनली करेक्ट है। सेकंड एप्लीकेशन, टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो सेकंड वाला जो है वो डिराइव फॉर्मूला।
इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। एक हमारे पास एग्जांपल है F = 6 पाई बीटा r। ये फॉर्मूला हम फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, ये है ना। तो अब इसको हम कैसे डिराइव करेंगे? तो जब भी हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके किसी फॉर्मूले को डिराइव करना चाहते हैं तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वो किस किस पर डिपेंड कर रही है। जैसे यहाँ पर दिस फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लेकिन कैसे डिपेंड कर रही है वो हमें नहीं पता। मतलब इसकी जो पावर है वो 1 है, 2 है, 3 है, 1.5 है, क्या वी डोंट नो, है ना। मतलब हमें ये पता है कि डिपेंड कर रही है, लेकिन कैसे डिपेंड कर रही है हमें नहीं पता। ओके, सो अच्छा, ये जो F है यहाँ पर, ये ना विस्कस फोर्स है एक्चुअली। विस्कस फोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी फोर्स जो लिक्विड्स में लगती है, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल पानी में तैरते हैं तो पानी में तैरते हुए आपको रेजिस्टेंस फील होता है ना। उसी पानी के द्वारा लगाई गई रेजिस्टेंस या किसी भी लिक्विड के द्वारा लगाई गई रेजिस्टेंस, उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, और उस फोर्स को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो विस्कस फोर्स क्या होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर अगर चल रही है तो उसमें जो रेजिस्टेंस फील होगा वो विस्कस फोर्स है ना। और इस फॉर्मूले में जो ईटा है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। और आपको घबराने की जरूरत नहीं कि ये सब हमें तो पता नहीं क्या होता है, तो आपको बस सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए उसका, बस डिटेल में हम इसको फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपने जो टेबल में लिखा हुआ वहां से लिख लेंगे। r जो है वो रेडियस है, v जो है वो वेलोसिटी, ये r इज रेडियस। तो ये जो विस्कस फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहे हैं हमें नहीं पता, तो हमने v लिख दिया। दिस a इज अननोन, वेरिएबल है, अननोन है। दिस v इज आल्सो वेरिएबल, अननोन। f viscous also directly proportional to v power c। ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, कैसे हमें नहीं पता, बट हमें पता है कि वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं ए बी सी की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा जो मेन काम है वो क्या है, इनकी पावर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लिखना होता है, तो हमने कांस्टेंट लिख दिया। ये जो है ये हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें लिखना ही पड़ेगा, है ना। ओके, अब क्योंकि इसके बीच में इक्वल टू का साइन आ गया है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, ये अगर ये इक्वल टू का साइन है तो ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो होता है mLT-2। अब आप कहोगे सर ये आपको कहां से पता, तो मुझे तो याद है, अब आपको याद करना होगा, है ना। कुछ 10-12 डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टॉर्क, एनर्जी, ये सब आपको पता होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको याद होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो होता है वो ml-1 T-1 होता है, इस द्वारा a आ गया। r जो रेडियस होता है तो उसकी बात हो जाएगी v, और v जो वेलोसिटी हो जाएगा T-1, इसकी बात हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट? k जो है उसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला है ही नहीं k का, इसलिए हमने k को यहाँ पर नहीं लिखा है, राइट। कांस्टेंट्स जो है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता उनको हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, इन सब की पावर्स इकट्ठी करनी है। ये जो m है इसकी पावर a है, और किसी ब्रैकेट में m नहीं है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया m की पावर a। फिर l की पावर्स इकट्ठी करनी है। l की पावर क्या हो जाएगी, -1 × a, तो -a, फिर b, और फिर c, ठीक है। t का मतलब क्या होगा, -a, अब ये दोनों डायमेंशन फॉर्मूला अगर इक्वल होने हैं, क्या सोचो, कोई डाउट? क्लियर? अगर ये दोनों डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होने हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है t की जो पावर है यहाँ पर वो इससे मैच होनी चाहिए, l की जो पावर है वो इससे मैच होनी चाहिए, m की जो पावर है वो इससे मैच होनी चाहिए, है ना।
यहाँ पर m की पावर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। If nothing is written then that means power is 1, ठीक है। तो m l t minus ये हो, ठीक है। अब मैं पावर्स कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इनका डायमेंशन हमने इक्वल तो पावर इक्वल होनी चाहिए, तो a is equals to 1 आ गया, माइनस a प्लस b प्लस c ये आपका 1 आ गया, और माइनस a माइनस c ये आपका माइनस 2 आ गया। नाउ a की वैल्यू 1 है तो इधर मैंने पुट कर दिया, ये इधर चला जाएगा माइनस 2 प्लस 1, c की वैल्यू 1 आ गई, a और c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, माइनस 1 b c 1, b की वैल्यू भी क्या आ गई 1। अब आप यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर पावर कितनी है 1, r की पावर भी 1 और b की पावर भी 1, ठीक है। दैट मींस ये फॉर्मूला एग्जैक्ट और असली फॉर्मूला है, और ये हमने इससे डिराइव कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और ये इतना पावरफुल है कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था उसमें डायमेंशनल एनालिसिस की मदद की यूज किया गया, इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए कितनी एनर्जी निकलेगी जब पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब, किसको आइडिया है कितनी एनर्जी निकलेगी, ये कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि आप जब ये फॉर्मूला डेराइव करोगे तो आप किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं डेराइव कर पाओगे। दिस इज द लिमिटेशन और फेलियर ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। लिमिटेशन भी हम आगे लिखेंगे, फिलहाल आप इसको लिख लीजिए।